हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंडियन जीके से रिलेटेड है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और करंट इवेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? हु हैज़ बीन कॉल्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। बात करें अगर हम प्रस्तावना की, तो संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। और मौलिक अधिकारों को कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? वेयर इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया टेकन फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब ब्रिटेन के सिद्धांत से लिया गया है एकल नागरिकता का सिद्धांत। इसके साथ साथ संसदीय प्रणाली, जो हमारी संसद है, उसमें जो भी प्रक्रिया है, संसदीय जो शासन प्रणाली है, वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बात करें अगर हम कनाडा की, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ। केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम फ्रांस की, तो जो गणतंत्रात्मक प्रणाली है भारत की, वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। और इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये भी फ्रांस के स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श ये फ्रांस से लिए गए हैं। बात करें अगर हम यूएसए की, अमेरिका की, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायिक प्रणाली है, वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अधिकतम संख्या हो सकती है 552, जिसमें से 530 जो है ये राज्यों से चुने जाते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा के कितने सदस्यों को चुनता है, तो 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 राज्यों से। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा के? वर्तमान में 545 है। अधिकतम संख्या पूछी जाए तो 552 हो सकती है। 545 में से 530 जो है ये राज्यों से हैं, जबकि 13 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं। तो टोटल ये 545 हैं वर्तमान में। ओके, नेक्स्ट है, भारत के राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ राज्य की बात की गई है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कौन से देश के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया? अमेरिका के संविधान से ली गई है। और आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, पूछा जाता है कई बार कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81 के अनुसार जो है लोकसभा की संरचना की गई है। बात करें अगर हम अनुच्छेद 80 की, आर्टिकल 80 की, तो राज्यसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 80 के अनुसार की गई है। और संसद की संरचना जो है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत की गई है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले संसद,
अनुच्छेद 79 में दिया गया है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा के बारे में दिया गया है। 79 में दिया गया है जो संसद है उसका निर्माण जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर होगा। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। ये चारों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जिसमें से 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में दिया गया है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी। मूल संविधान मतलब जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तब जो है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तब 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 हैं। बाकी की जो भाषाएं हैं उन्हें जो है बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एक और उन्हें देख लेते हैं हम। 1967 में जो है 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधी भाषा को कब संविधान में जोड़ा गया, तो 1967 में 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। फिर 1992 में 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। बाद में जो भाषाएं जोड़ी गई वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1992 में 71वां संवैधानिक संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इसके बाद 2003 में जो है 92 संवैधानिक संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो पहले 14 भाषाओं को मान्य थी, बाद में जो है ये भाषाएं जोड़ी गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में आयरलैंड से क्या लिया गया है? व्हाट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4, और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक। कई बार मूल कर्तव्य भी पूछा जाता है, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से भाग में दिए गए हैं, तो वो भी भाग 4 के क में दिए गए हैं। भाग 4 के क में अनुच्छेद पूछा जाए तो 51 क में दिए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य भी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य भी, लेकिन ये भाग 4 के क पार्ट में है और 51 के क में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, और लागू पूछा जाता है तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये तीनों ही डेटें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, बनके तैयार हुआ था संविधान 26 नवंबर 1949 को। ओके, नेक्स्ट है संसद की प्रत्येक बैठक का पहला काल क्या कहलाता है? व्हाट इज द फर्स्ट पीरियड ऑफ ईच सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कॉल्ड। पहला जो काल होता है वो कहलाता है प्रश्नकाल, जो कि 11 से लेके 12 बजे तक का होता है। कई बार टाइम भी पूछा जाता है। 11 से 12 बजे तक का टाइम जो है वो प्रश्नकाल होता है, और 12 से 1 बजे तक का टाइम को शून्यकाल कहा जाता है।
ओके नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट्स इज आल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी और 9 अगस्त को जो है पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की कब शुरू हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। दांडी यात्रा की थी 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था 1930 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 को। 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे 1922 में बंद कर दिया गया था। चौरा चौरी की जो घटना हुई थी 1922 में, उसके कारण इसे बंद कर दिया था 12 फरवरी को। 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1922 को ये बंद कर दिया था, इसे समाप्त कर दिया गया था। ओके नेक्स्ट है, देश नायक की उपाधि किसे दी गई थी? हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ देश नायक? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। एक है देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? देश बंधु की उपाधि दी गई थी चित्तरंजन दास को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की और चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। पूछा जाता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। अर्धनंगन फकीर की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। अर्धनंगन फकीर के एग्जाम में पूछा जाता है, अर्धनंगन फकीर की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी? विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बारदोली की महिलाओं ने जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? धर्मपाल, पाल वंश के थे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 8वीं शताब्दी में। और अगर हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय भी पूछा जाता है एग्जाम में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश के थे कुमारगुप्त, उन्होंने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की धर्मपाल ने की थी और नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त ने की थी। प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था। ओके नेक्स्ट है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम लोकेटेड? नर्मदा नदी पर। गुजरात में नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। ओके नेक्स्ट है, वुलर झील भारत में कहाँ है? वेयर इज वुलर लेक इन इंडिया? जम्मू कश्मीर में है वुलर लेक। भारत की मीठे पानी की झील है वुलर। ओके नेक्स्ट है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा गंडक, कोसी, महानदी, ताप्ती, ये सभी जो हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ओके नेक्स्ट है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। राज्यों के नाम भी हमें पता होने चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड,
त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापट्टनम कौन से राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस पोर्ट विशाखापट्टनम लोकेटेड? आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, और इसे पूर्वी तट का गहना भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है पूर्वी तट का गहना जो है कौन से बंदरगाह को कहा जाता है, तो पूर्वी तट का गहना कहा जाता है विशाखापट्टनम को। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। और इसके अलावा अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन कृत्रिम जो है सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई जो है सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। ओके, नेक्स्ट है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है जमुना नाम से जानी जाती है। और अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। गंगा नदी पद्मा नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नाम से जाना जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में सियांग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द बास्केट ऑफ एग्स ऑफ एशिया? आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और अगर हम बात करें जोधपुर की, तो सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को। सूर्य नगरी, भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, और बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, और भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है बेंगलुरु को। ओके, नेक्स्ट है। व्हीलर द्वीप ओडिशा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? व्हीलर आइलैंड वॉज रीनेम्ड टू व्हाट? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम अब रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है ये नाटो के महासचिव हैं वर्तमान में। अगर हम बात करें कि नाटो के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मुख्यालय कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की? 4 अप्रैल 1949 को। करंट से रिलेटेड है नाटो, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें पता होने चाहिए। नाटो की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? हु गॉट द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? पुष्पा द राइज को ये पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? व्हाट वाज द मोटो ऑफ बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022? इसका आदर्श वाक्य था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है। 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? हाउ मेनी पीपल वर गिवन पद्मा अवार्ड इन 2022? 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से पद्म विभूषण जो है 4 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को, और पद्म श्री जो है ये 107 लोगों को दिया गया।
फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।